बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद कट्टरपंथियों का जैसा राज वहां देखने को मिल रहा है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि वहां अल्पसंख्यकों की स्थिति और खराब होने वाली है। साथ ही भारत के साथ ही बांग्लादेश के रिश्तों पर भी उसका असर पड़ेगा। और अब तो बांग्लादेश भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है और शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर पत्र लिखा गया है। पूरा मामला क्या है, पत्र में क्या लिखा गया है, रिपोर्ट में देखिए। कट्टरता की आंधी बेलगाम फसादी, नापाक जुगलबंदी, नफरती कुर्दंगी, बांग्लादेश बर्बाद, नफरती फसाद। बांग्लादेश में तख्ता पलट के 4 महीने गुजर चुके हैं। शेख हसीना वहां कट्टरपंथी ताकतों के उफान पर आने के बाद अपना मुल्क छोड़कर पिछले 4 महीनों से भारत में रह रही हैं। बावजूद इसके शेख हसीना के लिए बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की नफरत कम होने का नाम नहीं ले रही। इसी कड़ी में अब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कट्टरपंथियों ने पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी देने की मांग की है। उन्मादी भीड़ की ये नापाक जुगलबंदी बीते रविवार को राजधानी ढाका में हुए राहत फतेह अली खान के म्यूजिक कंसर्ट में देखने को मिली। कहने को तो शेख हसीना को फांसी देने के लिए नारेबाजी करने वाले कट्टरपंथी यहां पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान का गाना सुनने आए थे, लेकिन नफरत खत्म करने वाला संगीत भी इन कट्टरपंथियों पर कोई असर करता नहीं दिखा। कट्टरपंथियों से खचाखच भरी भीड़ यहां पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ इतने नफरत से भरे हुए नजर आए, जिन्होंने म्यूजिक कंसर्ट के बीच में स्टेज पर चढ़कर हसीना को फांसी देने का नफरती नारा लगाया और आयोजक भीड़ के सामने नतमस्तक नजर आए। उल्टा वहां मौजूद भीड़ भी इस उन्मादी नारे में जुगलबंदी करती नजर आई। बताया जा रहा है ये वाकया ढाका में बीते रविवार को आयोजित किए गए इकोस ऑफ रेवोल्यूशनर नाम के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान सामने आया। जानकारी के मुताबिक पूर्व पीएम शेख हसीना के लिए फांसी की मांग करने वाली इस भीड़ में ज्यादातर ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र थे, जिसकी अगुवाई कर रहे सरजीस आलम नाम के छात्र नेता ने भीड़ को उकसाते हुए शेख हसीना के लिए फांसी की मांग कर डाली। हैरानी यह है कि इस म्यूजिक कंसर्ट में पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान मेन सिंगर के तौर पर बुलाए गए थे, लेकिन उन्मादी भीड़ ने उनके सामने पूरे माहौल को नफरत से भर दिया। बहरहाल बांग्लादेश में बेलगाम हो चुकी कट्टरपंथी ताकतों का यह फसादी चेहरा पहली बार नहीं दिख रहा। वहां हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ साथ शेख हसीना की पार्टी के ज्यादातर नेता कट्टरपंथी ताकतों के निशाने पर हैं। लेकिन हैरानी यह है कि एक तरफ जहां बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अपदस्थ पीएम शेख हसीना के खिलाफ नफरती नारेबाजी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भी भारत से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका वापस भेजने की मांग रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ढाका में सरेआम स्टेज पर चढ़कर शेख हसीना को फांसी दिए जाने की मांग की जा रही है। ये कोई और नहीं है बल्कि ये सिंगर हैं जिनको सुनने के लिए, जिनको समझने के लिए, जिनको आदर्श मानते हुए बांग्लादेश की पीढ़ी आगे बढ़ेगी और वो इस तरह से खुलेआम फांसी देने की मांग कर रहे हैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री एक महिला को। लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं अब कि आखिर नफरत भर गया है पूरे ढाका में, आखिर पूरा ढाका नफरत में डूब चुका है, ये क्यों कह रहे हैं ये आपको बता देते हैं। दरअसल ढाका के आर्मी स्टेडियम में कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया था और इसमें कुछ लोग मंच पर चढ़ते हैं और मंच पर चढ़कर शेख हसीना को फांसी दिए जाने की मांग करते हैं। दरअसल इकोस ऑफ रेवोल्यूशन नाम का प्रोग्राम था जिसे आयोजित किया गया था। जुलाई में मारे गए लोगों की याद में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में पाक सिंगर राहत फतेह अली खान भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे और फंड जुटाने के लिए खासतौर पर यह इवेंट रखा गया था। लेकिन इसका मकसद क्या था? फंड जुटाना नहीं था बल्कि नफरत फैलाना था। कार्यक्रम के दौरान कट्टरपंथियों ने हंगामा किया और मंच पर चढ़कर क्या नारे लगाए ये आपको हमने बताया। छात्र नेता आलम ने नफरती नारे वहां पर लगाए। आर्मी की मौजूदगी में नफरती नारे सरेआम लगाए गए, लेकिन जिन लोगों ने नारे वहां लगाए उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब बांग्लादेश को हसीना चाहिए, यानी कि शेख हसीना चाहिए और शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर पत्र भारत को लिखा गया है और उस पत्र
पत्र में क्या लिखा गया ये आपको हम बताएंगे। दरअसल बांग्लादेश ने फिर से हसीना का मुद्दा उठाया और भारत से हसीना का मुद्दा उठाया है। शेख हसीना के बांग्लादेश प्रत्यर्पण की मांग भारत से की गई है। बांग्लादेश ने भारत को राजनयिक संदेश भेजा है और हसीना के खिलाफ केस चलाना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस, जो इस वक्त अंतरिम सरकार के मुखिया हैं। वहां पर शेख हसीना के खिलाफ देशद्रोह समेत 225 केस वहां पर लगाए गए हैं। उनके खिलाफ यही केस चलाना चाहते हैं। बांग्लादेश ने दिया है प्रत्यर्पण संधि को लेकर एक पत्र और बांग्लादेश भारत के बीच 2013 में प्रत्यर्पण संधि हुई थी। भारत ने नहीं दिया है बांग्लादेश को अभी तक कोई भी जवाब और शेख हसीना ने ली है भारत में राजनीतिक शरण और लगातार शेख हसीना के कई वीडियोस भी सामने आते हैं जो बांग्लादेश के मौजूदा हालात को लेकर सवाल खड़े करते हैं और बार बार वहां के अंतरिम सरकार के मुखिया यानी मोहम्मद यूनुस से वहां शांति बहाल करने की अपील खुद शेख हसीना यहां से कर रही हैं। लेकिन जिस प्रत्यर्पण संधि का हवाला देते हुए भारत से बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है, वो संधि क्या है, वो क्या कहती है संधि, ये आपको हम जरा बता देते हैं क्योंकि भारत बांग्लादेश में प्रत्यर्पण संधि जानना बेहद जरूरी है। साल 2013 से भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि है। संधि के तहत अपराधियों को एक दूसरे को सौंपने की शर्त रखी गई है। न्यूनतम 1 साल सजा वाले अपराधी प्रत्यर्पित किए जा सकते हैं। असम के अलगाववादी संगठन का नेता था अनूप चेतिया। 1997 से बांग्लादेश की ढाका जेल में बंद था अनूप चेतिया और भारत अब तक 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण की संधि कर चुका है। ऐसे में बांग्लादेश के साथ भी साल 2013 में प्रत्यर्पण संधि की गई थी और उसी के आधार पर अब बांग्लादेश भारत से शेख हसीना की मांग कर रहा है। लेकिन जिस आधार पर यह मांग किया गया है इस संधि में, जो संधि 2013 में की गई थी, उसमें यह मांग कहीं भी सही नहीं बैठती है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, उनके घरों को टारगेट किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में अब जो बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी कर ली गई है। दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस फुल एक्शन मोड में है, कोना कोना छाना जा रहा है। कई शिकंजे में आ चुके हैं तो करीब 1500 रडार पर भी हैं जिन्हें खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। घुसपैठ गैंग तगड़ा एक्शन। घुसपैठिए अब नहीं बचेंगे। घुसपैठ के साथ किसका हाथ। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पुलिस झुग्गी झोपड़ी से लेकर दिल्ली के कोने कोने में रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को ढूंढ रही है। पुलिस कह रही है दिल्ली में रहना है तो कागज दिखाना होगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर शिकंजा कसने के लिए दिल्ली पुलिस अपना स्पेशल ड्राइव ऑपरेशन रोहिंग्या चला रही है और झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। इसके लिए उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। भारत में जंगल के रास्ते ये लोग आते हैं और वहाँ से ट्रेन से ट्रैवल करके या फिर बसों से ट्रैवल करके ये लोग दिल्ली पहुँचते हैं। जब यहाँ पर ये आ जाते हैं तो ये नेक्सस जो है साहिल, रंजीत, अफरोज और सेंटू शेख जो मेन आदमी था, इनके साथ मिलकर ये लोग अपने फर्जी आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और यहीं पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। कालिंदी कुंज इलाके में झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए स्पेशल ड्राइव चलाई गई। आधार कार्ड, पहचान पत्र समेत कई दस्तावेजों की जाँच की गई। अब तक 8 बांग्लादेशी नागरिकों को धर दबोचा गया। वहीं फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गैंग के 11 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। बांग्लादेश में किसी का नाम आ रहा है, उस वाले एंगल पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी टीम गई हुई है ऑलरेडी, उस एंगल पे काम करा जा रहा है और इनके बांग्लादेशी आई कार्ड्स भी हमको मिले हैं। जो ओरिजिनल बांग्लादेश के इनके आईडी कार्ड्स बनते हैं और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं, वो भी हमने रिकवर कर लिए हैं। 4 नकली वोटर कार्ड भी मिले थे, 21 आधार कार्ड मिले थे और 6 पैन कार्ड मिले थे। हमने इनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किससे कैसे कैसे चीजें बनी हैं। दिल्ली पुलिस के रडार पर 1500 से ज्यादा लोग हैं। हालांकि इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी घुसपैठ के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बता रही है तो आम आदमी पार्टी भी फ्रंट पर आकर पलटवार कर रही है। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों पर एक्शन को जिस तरह सियासी रंग दिया जा रहा है, इससे इतना तो तय है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में रोहिंग्या बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब कौन सा दल इसे अपने वोट बैंक में भुना पाता है कि तो चुनावी नतीजों से साफ होगा। लेकिन ये भी तय है कि दिल्ली में बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन से कट्टरपंथी गैंग में खलबली मच गई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और भारत में कौन कौन से राज्य हैं सबसे ज्यादा प्रभावित है बांग्लादेशी घुसपैठियों से, ये आपको बता देते हैं। दरअसल असम जो बिल्कुल बांग्लादेश से लगा हुआ है, वहां बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं। इसके अलावा त्रिपुरा में भी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। मिजोरम भी कुछ हद तक सीमा से लगा है बांग्लादेश के, इसलिए वहां पर भी संख्या बढ़ती जा रही है। मेघालय में भी यही हालात देखे जा रहे हैं, लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। और पश्चिम बंगाल में भी लगातार बांग्लादेशी बढ़ते जा रहे हैं घुसपैठिए, और वहां से दिल्ली ये सभी आते हैं, इसीलिए अब एक्शन दिल्ली में शुरू हो चुका है। लेकिन आखिर क्यों दिल्ली में घुसपैठियों पर कार्रवाई क्यों की जा रही है बांग्लादेश में, ये भी बता देते हैं आपको। क्योंकि खुद एलजी ने कहा है कि दिल्ली में जो बांग्लादेशी घुसपैठी रह रहे हैं उनको जल्द से जल्द दिल्ली से बाहर किया जाए। हजरत निजामुद्दीन दरगाह बस्ती से इस मामले की शिकायत की गई थी। मुस्लिम नेताओं और उलेमाओं ने शिकायत की थी, जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर आवाज उठाई गई थी। दिल्ली में घुसपैठियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी उस बस्ती के लोगों की ओर से। पत्र में घुसपैठियों को नौकरी नहीं देने की मांग भी की गई थी। घुसपैठियों को किराए पर घर न देने की अपील भी उस पत्र में की गई थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़ी जानकारी मांगी गई थी और एलजी ने भी 2 महीने में अभियान शुरू करने के निर्देश दिए थे, और उसी के निर्देश के आधार पर ही ये कार्रवाई की जा रही है। और अब आप बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान की, क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान की वजह से हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो अपने देश की जनता को सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए जो कर नहीं पा रहे हैं, उसको लेकर क्या कदम उठा रहे हैं, आप बात उसकी। पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं, खाने पीने के लाले हैं। कर्जे के दम पर किसी तरह कर्जे भर सूद भरा जा रहा है कर्जे को लेकर, लेकिन भारत से बराबरी करने के चक्कर में बदहाली में है और चीन से हथियार की डील करने निकल चुका है पाकिस्तान। कैसे तंगहाली में शहबाज तबाही का सामान जुटा रहे हैं, इस रिपोर्ट से देखिए। भुखमरी से अधमरा पाकिस्तान, शहबाज जुटा रहे विध्वंसक सामान। ड्रैगन से दोस्ती पड़ेगी महंगी, एक चिंगारी पड़ जाएगी भारी। कंगाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान में आवाम एक एक रोटी के लिए तरस रही है, लेकिन पीएम शहबाज अपने देशवासियों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के बजाय तबाही का सामान जुटा रहे हैं। पाकिस्तान अपने घर में बारूद का ऐसा ढेर इकट्ठा कर रहा है, जिसने गलती से एक चिंगारी देख ली तो बारूद की ढेर पर बैठे पाकिस्तान के परखच्चे उड़ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान है कि रोटी के बजाय हथियारों की रेस में लगा है, जबकि एक एक रोटी को जूझते पाकिस्तानी शहबाज के खिलाफ गुस्से से भरते जा रहे हैं। पाकिस्तान के महरूम जुल्फिकार अली भुट्टो ये कहा करते थे कि हम घास खाकर अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। वही पॉलिसी आज भी चल रही है, यह जानते हुए भी कि हिंदुस्तान तो 5वीं नहीं 6ठी पीढ़ी के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने के ऊपर काम कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान कुछ भी कर ले, भारत का आमने सामने